हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आपको आज के जीडी के महासंग्राम में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि 10 जनवरी से एग्जाम आपके शुरू हैं और उस एग्जाम में 40 नंबर का जीएस आएगा। तो उसी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट में लेके आया हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का दंगल। अधिकतम संख्या में मनके कहाँ से पाए गए थे। आपने अगर पढ़ा होगा कभी ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था मनके बनाने के कारखाने, अगर याद आ रहा हो। सोचिए, अगर इसमें बात करूं मैं तो हड़प्पा कहिए चाहे सिंधु, जो पहला ऑप्शन है, इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की, किसकी? सिंधु सभ्यता की। और खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने की। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर इसमें बात करूं धौलावीरा की, तो 1985 में आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की। किसने? 1985 में धौलावीरा की खोज किसने की? तो आर.एस. बिष्ट ने की। और जो लोथल था, ये प्रमुख डॉक यार्ड था। किसका? सिंधु सभ्यता का। डॉक यार्ड आप समझ ही गए होंगे। और ये कहाँ है भी? गुजरात में है। और धौलावीरा भी कहाँ है इस समय? वो भी इस समय आपके कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। तो इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें देखेंगे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता में जो शव होते थे वो जलाए भी जाते थे और दफनाए भी जाते थे। तो जो दफनाए जाते थे वो मोहनजोदड़ो में दफनाए जाते थे। और जो अधिकतर संख्या में मनके पाए गए हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मनके सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए हैं? तो मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1923 में, वो 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, और पूरब से पश्चिम, और पश्चिम से पूरब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पृथ्वी कहां से कहां घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। भारत ने संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा किसके संविधान से अपनाई है? अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? तो संसदात्मक प्रणाली हो गई, विधि का विधान हो गया। ये सब कहाँ के हैं? आपके ब्रिटेन के हैं। संसदात्मक प्रणाली हो गई, विधि का शासन हो गया आपका। ये सब कहाँ का है? आपका ब्रिटेन का ही तो है। और इसके बाद अगर बात करूं मैं आयरलैंड के, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नीति निर्देशक। और इसके बाद अगर बात करूं तो राष्ट्रपति कुछ लोगों का मनोनयन किया करते हैं राज्यसभा में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। तो ये जो विधि थी मनोनयन की, ये भी कहां से ली गई थी? तो राष्ट्रपति द्वारा क्या? मनोनयन। तो इसकी जो विधि है ये भी संविधान में कहां से ली गई थी? तो आपके आयरलैंड से ली गई थी। अब रूस से मौलिक कर्तव्य आपके हो जाएंगे। कहां से हो जाएंगे? रूस से हो जाएंगे। तो भारत ने संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो ली है वो आपकी यूएसए से ली है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उसके बाद जो बाद में बने वो आपके भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बने।
ऋग्वेद के कौन से भाग में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख है? ऋग्वेद है जो, इसमें 12 मंडल और 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं इसमें? 1028 सूक्त, यानी कि जो मंत्रों की संख्या है इसमें वो आपके 1028 हो जाएगी। और इसके जो अंतिम मंडल हैं, 10वां मंडल, सॉरी मैंने यहाँ पर ये लिख दिया गलती, जो इसका अंतिम मंडल है 10वां मंडल, कौन सा मंडल? 10वां मंडल, उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख है, यानी कि 10वें मंडल में, कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बात करूं तीसरे मंडल में, तो इसके तीसरे मंडल में क्या है? इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सूर्य को समर्पित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में? तो तीसरे मंडल में है। अगर इसमें 10वें मंडल की बात की जाए तो 10वें मंडल के ही पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटी थी? 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय को भुजाओं से, और जो वैश्य को जांघों से, और शूद्र को पैरों से उत्पन्न हुआ, इसमें बताया गया है। इसमें 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित रचनाएं हैं जिन्हें हम लोग खिल के नाम से जानते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सहारा रेगिस्तान में बहने वाली स्थानीय गर्म हवाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो अगर इसका बात करें, हबूब, करबुरान, जूरन या फिर हारमैटन। तो अगर बात करें सहारा रेगिस्तान में बहने वाली स्थानीय गर्म हवाओं को हम लोग हारमैटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हारमैटन के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हारमैटन है जो ये स्थानीय हवाएं हैं सहारा रेगिस्तान में चलने वाली। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो जो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगी ये आपका राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि वृद्धि तभी होगी जब हर व्यक्ति अच्छा कमाएगा। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, पूर्णतः पूंजी खाता परिवर्तनीयता, भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल कीमतों का प्रभाव, या फिर विदेशी मुद्रा का आरक्षित भंडार। इसका ऑप्शन आप करिएगा, 10 सेकंड का वेट करिएगा मेरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्णतः पूंजी खाता परिवर्तनीयता, यानी कि तारापोर जो संबंधित समिति संबंधित थी वो ऑप्शन नंबर बी किससे संबंधित थी? पूर्णतः पूंजी खाता परिवर्तनीयता। किससे? परिवर्तनीयता से संबंधित थी। पूर्णतः पूंजी खाता परिवर्तनीयता से क्या संबंधित था? आपका तारापोर समिति संबंधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी संबंधित था। अगर इसके बात करें भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे, और अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख मिलता है। कितने से कितने में? 36 से 51 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? फ्लेक्सी, थैलेमस, स्पार्स, एंडोस्पर्म या मेसोकार्प। तो अगर बात करें तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए है फ्लैसी थैलेमस। क्या? फ्लेसी थैलेमस, ये नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, जो अंदर होता है। आप लोगों ने अगर नाशपाती को देखा ही होगा, जो अंदर का हिस्सा होता है वही खाया जाता है, वही फ्लेसी थैलेमस कहलाता है। वाहन के टायरों में हवा भरे जाती है क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक होता है, ये सस्ता होता है, इसका घनत्व कम होता है, ये अत्यधिक संकुचित होता है। तो अगर बात करें तो हवा क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये अत्यधिक संकुचित होता है। बिना हवा के पहिया भैया चलेगा? चला के देखिएगा, कभी चले तो फिर बताइएगा।
मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो जब टाइगरों की कमी थी तो 1973 में एक योजना आई जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। और उस समय भारतीय प्रधानमंत्री, भारत की आयरन लेडी कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जो प्रोजेक्ट टाइगर लेके इंडिया में आई थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ पर बाघों की देखभाल की चीज प्रक्रिया शुरू हुई। और अगर बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है, टाइगर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा बाघ रिजर्व केंद्र कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? और ये क्या कहते हैं, टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये सारे कहाँ है? मध्य प्रदेश है। चाहे टाइगर रिजर्व हो, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो, सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको आपके दिल, यानी कि इस देश के दिल मध्य प्रदेश में मिलेंगे। सबसे ज्यादा टाइगर इस देश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? वो भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश में ही एक जगह है कूनो नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? कूनो नेशनल पार्क, जहां पर अभी क्या लाए गए हैं? नामीबिया से चीते लाए गए हैं। कहां से लाए गए हैं? नामीबिया से। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इन चीतों को नामीबिया में फोटो खींच कर छोड़ा था। तो वो कौन सा नेशनल पार्क था? कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कौन से संशोधन? 44वें, 42वें, 26 या फिर 25वें? अगर बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो वो 1978 में हुई। और इसी में संपत्ति को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। और जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके कई भागों को जनता पार्टी की सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। जो कब 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में। और 42वां 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में सिर्फ आज तक एक बार चेंज हुआ है, जो इसी में हुआ था। 3 शब्द कौन कौन से? प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से शब्द थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। कौन कौन से? समाजवाद हो गया आपका, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इसी में 5 सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। और इसी के कुछ भागों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जनता पार्टी के उसमें कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया था जनता पार्टी की सरकार ने। तो मौलिक कर्तव्यों को भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लागू किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 42वां को भी लघु संविधान कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इसी के द्वारा एक बार आपके प्रस्तावना में चेंज किया गया। किस वर्ष भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई? 1921, 1931, 1941 या फिर 1951? अगर पंचवर्षीय योजना क्या मतलब क्या है? 5 वर्ष। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूं, जो द्वितीय थी, वो कब से कब थी? वो आपकी जो स्टार्ट होगी वो 1956 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। और किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और जो पहली वाली पंचवर्षीय योजना था, इसमें किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया? तो इसमें पब्लिक वो सर्विस सेक्टर पे काफी ध्यान दिया गया था। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1956 में लागू हुई, जो किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी विभाग का जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जो जन्म होता है 29 तारीख, इसी दिन भारतीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, जो कि इनका हैप्पी बर्थडे होता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय पीसी महालनोबिस मॉडल पर, और इन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना की। कौन से? भारतीय सांख्यिकी विभाग।
इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो जो इस हिसाब से प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगी वो आपके कब हो जाएगी, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। इस चीज को ध्यान रखिए। उस समय मुख्य प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय। अग्न्याशय में क्या पाया जाता है, इंसुलिन। और ये एक अग्न्याशय कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और अगर इसके बाद बात करूं थायराइड, थायराइड में गले में मोटा रोग भी होता है, जिससे गले में कुछ निकल आता है यहाँ पर, और ये मोटापे का भी होता है और सूखने का भी होता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि आपको लग रहा होगा बड़ी आंत, क्योंकि इसकी लंबाई भी 5 फीट होती है, यानी कि 1.5 मीटर के आसपास। ये इंसान के 1/5 लंबाई होती है इसके, यानी कि इंसान अगर क्या है, आप समझ गए, 1/5 हाइट का 1/5 होता है ये बढ़िया। इस प्रकार से मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी वो हो जाएगी आपके लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि, प्रसिद्ध संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। अब चित्तौड़ की संधि किसके किसके बीच हुई, तो एक तो जहांगीर हो गए, एक तो राणा अमर सिंह, दूसरे दो लोग होंगे तभी होगी। राणा अमर सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। जैसे जहांगीर के दरबार में ही पहला अंग्रेज व्यक्ति आया था जिसने यहाँ पर कंपनी लगाने की अनुमति मांगी थी। अब अगर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, किसके, सिखों के 5वें गुरु को क्या दे दी थी, फांसी दे दी थी। उनका नाम क्या था, गुरु अर्जुन देव सिंह। क्या नाम था उनका, अर्जुन देव, बाद में आइएगा। अर्जुन देव इनका नाम था। सिखों के 5वें गुरु को इन्होंने फांसी दी थी, जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। और फांसी क्यों दी थी, क्योंकि जो गुरु अर्जुन देव थे इनका एक पुत्र था खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम। खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था, तो उस विद्रोह में जो ये आपके अर्जुन देव जी थे उसमें इनने इनकी क्या की थी, मदद की थी। किसने, खुर्रम ने इनकी, खुर्रम की मदद गुरु अर्जुन ने। और खुर्रम ही आगे चल के इस मुगल वंश का जहांगीर के बाद अगला क्या बनता है, सम्राट बनता है, जिसका नाम क्या हो जाता है आपका, शाहजहां हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट। और ताजमहल का निर्माण आपके किसने करवाया था, शाहजहां ने ही करवाया था। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की प्रसिद्ध संधि कब हुई थी, 1615 में हुई थी। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके बाद बात करूं, हुमायूं नामा के लेखक कौन है, हुमायूं नामा के लेखक, अगर मैं हुमायूं की बात करूं तो बाबर जब मरा था तो उसने मरते टाइम कुछ चीजें अपने बेटे के लिए छोड़ के गया। जैसे कि उसकी इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी कि उसके जो राज्य को उसके सभी बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, जो कि हुमायूं ने किया भी था, जो कि हुमायूं की एक सबसे बड़ी गलती भी थी। इस बात को आप समझिएगा। हुमायूं ने अपने जीवन में जो कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध लगे, एक तो उसने 1939 में चौसा का युद्ध लड़ा। और चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा, एक तो चौसा के युद्ध में आपके कौन हो जाएंगे, शेरशाह सूरी, और दूसरे आपके कौन हो जाएंगे, खुद हुमायूं हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और 1500 जिस युद्ध में किसकी, हुमायूं की हार हुई थी। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, हारा कई बार लेकिन इसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। 1539 में हारा, 1540 में हारा, और 15 साल तक ये निर्वासन में रहा। और 1555 में मच्छीवाड़ा या सरहिंद के युद्ध में इसने अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया, जब इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो आपको भी कभी हिम्मत नहीं हारनी, कभी ना कभी वक्त बदलेगा जरूर। तो अगर 1940 की बात करें तो 1940 में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं आपको, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कहेगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में से हुमायूं की हार हो गई, और जिसके कारण उसे अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। इसने अपने निर्वासन काल में ही हमीदा बानो बेगम से विवाह भी किया था। तो इसकी पत्नी का क्या नाम हो गया, हमीदा बानो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
और इसने कब, मान लीजिए अब इसके बाद हुमायूं के बारे में बात करूं तो अब इसने एक वक्त आएगा 1955 का, जब इसने एक युद्ध लड़ा मच्छीवाड़ा, या फिर आप लोग कह सकते हैं इसी युद्ध को सरहिंद का युद्ध भी कहा जाता है। काहे का युद्ध कहा जाता है इसे? सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में इसने जो उस समय शेरशाह सूरी मर गया था, शेरशाह सूरी के मरने के बाद इसने अपना राज्य 1955 के मच्छीवाड़ा सरहिंद के युद्ध में वापस प्राप्त किया। लेकिन इसकी किस्मत बड़ी खराब थी और एक साल बाद ही 1956 में इसकी मृत्यु भी हो गई। और मृत्यु कैसी हुई? दीन पनाह नामक पुस्तकालय है एक, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और यही हुमायूं का क्या हो जाता है? इतिहास खत्म हो जाता है। हुमायूं के बाद इसका पुत्र कौन बैठता है? आप समझ ही गए होंगे, अकबर बैठता है। तो हुमायूं नामक के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम थी। इस बात को आपको कंप्लीट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? गुलबदन बेगम। तो आप इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किसने किया था? तिवाड़ पुस्कस, जोसेफ प्रिस्टले, पेट्रा पोएनारू, जेम्स लियोनार्ड प्लैम्पटन। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो अगर बात करूं टेलीफोन के आविष्कार की, एक्सचेंज के आविष्कार की, तो तिवाड़ पुस्कस ने, किसने? तिवाड़ पुस्कस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, उसने टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया था। टेलीफोन आविष्कार, एक्सचेंज का आविष्कार किसने किया? तिवाड़ पुस्कस। स्कर्वी मसूड़ों में खून बहना, स्कर्वी में मसूड़ों से खून बहता है तो किस विटामिन की कमी से होता है? के, B2, सी या फिर ए। अगर विटामिन ए से बात कर, के की कमी से बात करूं तो विटामिन के से ऐंठन और हीमोफीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐंठन होने लगी बॉडी में और हीमोफीलिया हो जाएगा। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है आपको? विटामिन के की कमी से। अगर इसकी बात करूं तो दूध से, दूध एक ऐसी चीज है जिससे मतलब हर चीज ठीक है, प्रोटीन, दूध हो, दही हो गया, इनसे क्या होता है? इसका ठीक भी इसको किया जाता है। अगर विटामिन बी की बात करूं, B2 लिखा हो, मान लीजिए बी से क्या होता है? बेरी बेरी हो जाता है हमको। और विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता। और रतौंधी के ठीक कर गाजर, ये सब चीजें रतौंधी। और बेरी में नॉन वेज का थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे, मांस वगैरह, मछली, जिससे कि क्या होता है, मतलब बेरी रोग ठीक हो जाता है। अगर स्कर्वी मसूड़ों में ठीक किया जाए तो जो विटामिन सी है इससे हो जाता है। और विटामिन सी की कमी को कैसे पूरा किया जाए? खट्टे फलों से। नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितने भी खट्टे फल हो गए, आंवला हो गया, इन सब ये सारी ढेर सारी चीजें स्कर्वी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज। अगर मैं इसमें कुछ विटामिन रह गई, जैसे विटामिन डी रह गई, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, घेंगा ऐंठन हो जाता है, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं? आप मेनली लिख दीजिए, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो अब इसे ठीक करने के लिए, हड्डियां जब कमजोर हो गई, तो इसको सबसे जो अच्छा उपाय है ना इसका ठीक करने का, वो है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी की टैबलेट भी आती हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश है, जो दूध हो गया, ये सब चीजें विटामिन डी के लिए रामबाण चीजें हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक विटामिन और होती है आपकी, जिसे कहते हैं विटामिन ई। विटामिन ई से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है, विटामिन ई की कमी से। तो इसके लिए भी जो आपके सब्जियां, हरी सब्जियां हो गई, फल हो गए, दूध हो गए, तो ये जो ढेर सारी चीजें होती हैं, ये विटामिन ई की, इससे, इन सब चीजों से विटामिन ई की जो कमी होती है वो पूर्णतः दूर हो जाती है। तो यानी कि आपको आज का सेशन बेहतरीन लगा होगा। और जीएस जो है ना, हर हाल में आपको 20 में से 15 क्वेश्चन तो सही करके आने ही है। क्योंकि अगर जैसे कुछ चीजें ना स्कोरिंग होती है कम टाइम में ज्यादा, जैसे मैथ है तो स्कोरिंग तो, लेकिन टाइम लेंदी हो गया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया नहीं फंस रहा, तो प्रॉब्लम होती है ना। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चलना है। थैंक यू सो मच क्लास, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
हम अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए ये बार बार ये चीज़ें कहनी ना पड़े, ये आपको खुद से भी इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए। थैंक यू सो मच क्लास।